हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, अगर किसी देश के इतिहास की बात करें तो 3 आयाम हमेशा चर्चा में रहते हैं। बात करें धर्म की, राजनीति की या शिक्षा की। भारत की बात करें तो भारत के इतिहास में इन तीनों ही आयामों को अगर कोई एक क्षेत्र बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है तो वो है बिहार। आप सबको पता है कि बिहार चुनावों के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव हैं जिस पे हमको बात करनी है। और हु बेटर देन स्टडी IQ में हमारे चीफ एकेडमिक ऑफिसर अमृत उपाध्याय सर यहाँ पे मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह पंकज सर लीड करने के लिए मौजूद हैं। तो सर, जब हम लोग बिहार पे बहुत दिनों से बात कर रहे थे तो एक ही नाम हमारे दृष्टि में था, वो अमृत उपाध्याय सर थे, और आज सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी, एक्चुअली जब बिहार का टॉपिक हम लोगों ने सोचा तो हम लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये था कि जो बिहार को जीते भी हों, सोचते भी हों और समझते भी हों। और हम लोग को तो कई बार ऐसा फील होता है कि आप जैसे बिहार जाने का मौका मिलता है तो आप छोड़ते भी नहीं हैं। तो इस वजह से, और आपकी सर समझ जैसे जो पॉलिटिक्स को लेकर के भी है और साथ ही साथ पत्रकारिता के अनुभव, इन वजहों से आप वहाँ के सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट को बहुत बेहतर समझते हैं। और आपका सर मैंने एक प्रोग्राम भी देखा था, ए बिहारी करके था, 4th डायमेंशन में। सर वो बहुत बेहतरीन था और उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं बिहार को इन डायमेंशंस के साथ भी सोचूं। तो इस वजह से सर हम शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक लिया है सर हमने, वो बिहार की गरिमा पर भी है और बिहार में आए परिवर्तनों को लेकर के भी है। और एक बिहार की जो छवि बनाई गई हमेशा से कि अपराध वाली छवि है, जातिवाद वाली छवि है, कुछ हद तक सच भी है, लेकिन सिर्फ वही छवि ही है ऐसा नहीं है। बिहार के उस इतिहास को लोग याद रखते हैं जहाँ पे चाणक्य था। अगर हम वैशाली की बात करें तो मेरे ख्याल से पहला रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट आता है। और साथ ही साथ शिक्षा के केंद्र के तौर पर चाणक्य के नाम के साथ बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। मॉडर्न एरा में भी बात करें सर तो जो गन पाउडर होता है सर, उसमें सॉल्ट पीटर इस्तेमाल होता है और ओनली बिहार वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दैट, जो स्वतंत्रता संग्राम के समय की बात है। तो और अभी एक चीनी मिल की बात हो रही है जहाँ के चॉकलेट सर फेमस थे। तो बेसिकली इतना फेमस और इतना प्रॉस्पेरस था बिहार। लेकिन अब चूंकि चुनाव है तो हमारा थोड़ा सा डिस्कशन चुनाव की तरफ ज़रूर जाएगा सर। तो सर अभी आज वोट पड़ रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो 2025 में सर आपको क्या लगता है कि बिहार वोट किसको देगा? क्योंकि इधर आपने देखा होगा यहाँ की पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस आए। एक नई बयार लेकर के एक और पार्टी आती है। ट्रेडिशनल पार्टीज़ एज इट इज़ बनी हुई हैं जो अपने कोर वोटर्स के हिसाब से ही पॉलिटिक्स कर रही हैं। आपको क्या लगता है सर कि ये पुरानी जातीय पहचान पर ही वोट देगा, या फिर आपको लगता है कि अब बिहार नए सपने और रोजगार की तरफ जाएगा? देखिए, ये हर इलेक्शन के पहले ये वाली डिबेट शुरू होती है कि इस बार मुद्दा क्या है, विकास या फिर जाति का समीकरण ही काम करेगा, और हर बार निराशा हाथ लगती है। मैं 2005 का अपना अनुभव बताता हूँ। 2005 में मैं इलेक्शन कवर कर रहा था और 2005 में मैंने एक इंटरव्यू किया था। सुरेंद्र स्निग्ध साहब थे जो अब नहीं रहे, उनका एक इंटरव्यू था। उनसे जब मैंने पूछा कि क्या बिहार बदलने वाला है, क्योंकि 2005 में आपको पता है लालू राज खत्म होने की कगार पर था, पहले से प्रेडिक्टेबल था। उस समय मैंने उनसे जब पूछा कि बहुत संभावनाएं दिख रही हैं, आपकी इस पर क्या राय है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि कौन कह रहा है कि बिहार में सत्ता में परिवर्तन होने वाला है। लालू प्रसाद यादव ही थे बिहार में, लालू प्रसाद यादव ही रहेंगे। वो कभी नीतीश कुमार का मुखौटा पहन कर आएंगे, कभी लालू प्रसाद यादव का मुखौटा पहन कर आएंगे। ये बहुत गंभीर बात है और वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सच भी साबित हुआ है। ये उस समय भी बड़ा डिस्कशन का पॉइंट था कि क्या अब विकास के मुद्दे पर, क्योंकि उस समय विकास का मुद्दा था और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन जब चुनाव लड़ा गया तो आप एंड प्रोडक्ट जब देखेंगे तो शुरुआती जितने भी आपको स्टेप्स दिख रहे हैं शतरंज की बिसात पर, उससे जब आप निकालेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि ये संभव क्यों नहीं हो पा रहा है। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जैसे आज बिहार के सामने पलायन युवाओं का एक बहुत बड़ी समस्या है जो पिछले कई डेकेड्स से चल रहा है, या फिर साक्षरता की समस्या अभी भी वैसी ही बनी हुई है। एवरेज, नेशनल एवरेज से हम काफ़ी पीछे रहे हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो मात्र 61.8% के आसपास, 61-62% के आसपास हमारी साक्षरता दर थी। शिक्षा की स्थिति वैसी ही खराब है। स्वास्थ्य में हमने बहुत अच्छा काम नहीं किया है। ये सारी बातें उस समय भी चल रही थीं और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा था। लेकिन थोड़ा पीछे हट के देखिए और तब दिखेगा कि राजनीतिक पार्टियों ने किनको कहाँ से उम्मीदवार खड़ा किया है।
2025 अगर क्रांतिकारी, देखिए 2025 में बातें हो रही हैं विकास की, उसका एक बड़ा कारण है जिसके बारे में आपने संकेत किया कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज हुई है और उसने विकास के मुद्दे को ही पकड़ा है। लेकिन आप जब कमोबेश देखेंगे हर जगह प्रतिद्वंद्विता कैसी चल रही है तो साफ साफ दिखेगा कि जिस तरह से वोटर परसेंटेज है, जिस सीट पर जिस कास्ट का वोट आने की गुंजाइश है, प्रत्याशी वही खड़े किए गए हैं। तो और समीकरण बहुत बिहार का सीधा सीधा है कि भाई 14% के आसपास वहाँ यादव वोट है, 18 बच्चा जानता है 18% के आसपास मुस्लिम वोट है, आबादी है, 20% के आसपास शेड्यूल कास्ट के वोट हैं, ईबीसी अब एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट जिसको महादलित कहते हैं आप, वो और ओबीसी मिला दीजिएगा तो करीब करीब 63% का इसका वेटेज है। लेकिन अब इसी के आधार पर देखिए हर जगह के चुनावी समीकरण कैसे बन रहे हैं, तो प्रत्याशी ही वही खड़े किए गए हैं। भूमिहार वर्सेस भूमिहार, राजपूत वर्सेस राजपूत, ठीक है। अगर कुशवाहा समाज से कोई खड़ा हो रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए वैसा ही प्रत्याशी खड़ा किया गया है। अब ऐसे में ये उम्मीद करना कि अंततः वोट विकास के मुद्दे पर पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल काम है। अल्टीमेटली ये पूरा वोटिंग सिस्टम जो है यही दिखा रहा है कि बिहार की राजनीति का जो ऊपर से सिन्हावलोकन कीजिएगा, वो राजनीति इस साल भी 2025 में भी जातीय समीकरण के आधार पर ही बटी हुई है और इसी का माइलेज लेने की लोग कोशिश कर रहे हैं और सीटों का कैलकुलेशन इसी तरीके से किया गया है। और निश्चित तौर पर विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। बिहार में विकास के मुद्दे पर नहीं होगा तो कहाँ होगा। सबसे गौरवशाली परंपरा वाला राज्य, मतलब मौर्य साम्राज्य वाला राज्य, अशोक का क्षेत्र मगध, नालंदा विक्रमशिला की परंपरा रखने वाला राज्य, आज उसको सवाल करना चाहिए कि हमारे यहाँ ये चीज़ें क्यों नहीं डेवलप हुई हैं। हम आज उस गौरवशाली दादाजी हमारे ये थे, आईएएस थे, और फिर एक एक जनरेशन ख़त्म होते होते पूरा ही ख़त्म हो गया, तो इस गौरवशाली परंपरा का राग कब तक अलापेंगे। तो इस बार भी दुर्भाग्य से, जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दिख रहा है कि जातीय समीकरण पर ही पूरी गोटियां सेट हैं। लेकिन हाँ, विकास का मुद्दा होना चाहिए। एक चिंगारी ज़रूर लगी है एक नई पार्टी के आने से, वो चिंगारी आग के तौर पर भड़ के, ये उम्मीद है, लेकिन इस बार तो नहीं दिख रहा। अच्छा, उस पर आपका प्रेडिक्शन है, कुछ असर नहीं दिख रहा है आपको? असर दिखेगा, लेकिन देखिए रिजल्ट्स में कन्वर्ट होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी तक। मैं कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं हूँ, लेकिन जो एनालिसिस दिख रहा है उसमें यही दिख रहा है कि विकास के मुद्दे पर भी जब प्रत्याशी खड़े किए जा रहे हैं, दरअसल वो वोट स्प्लिट होगा तो एग्जिस्टिंग वोट्स में से ही स्प्लिट होगा और उसका फ़ायदा किसी को मिलेगा। तो ये मैं उसमें नहीं जा रहा, जो कोर मीडिया डिबेट्स होते हैं उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि हम लोग यूपीएससी के एक वेंचर हैं। लेकिन वोट स्प्लिट करने से ज़्यादा बड़ा प्रभाव नहीं दिख रहा है। तो कुछ एक सीट्स तो ज़रूर आएंगे, लेकिन एक बड़ा बदलाव हो जाए इसकी गुंजाइश तो कम दिख रही है। और सर, आपने जो कहा ना कि जिनके आप जिक्र कर रहे थे कि अगर शासन बदलेगा भी तो लालू ही शासन में रहेंगे, इसको मैंने सर कहीं पढ़ा था और वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि कांग्रेस सत्ता में रहे या ना रहे, भारत में शासन हमेशा कांग्रेस ही करेगी। मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन गवर्नमेंट आएगी वो कांग्रेसीकृत ही होगी, मतलब कांग्रेस वाला पैटर्न ही अपनाएगी। और ये चीज़ प्रूवन है, अब देखेंगे तो गवर्नमेंट मॉडल वैसे ही चलता है, वो मॉडल नहीं चेंज करता कोई भी। खैर सर, एक बड़ा बिहार से एक चेंज आता है सर। बिहार से मंडल कमीशन आया और बिहार ने पूरे तरीके से एक नया राजनीतिक दौर ही देखा मंडल कमीशन के बाद। जेपी मूवमेंट भी बिहार का सर था, बहुत बड़ा मूवमेंट था। तो सर, मैं एक विकास सर से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी सर जैसे जातिगत जनगणना का मामला बहुत प्राइम उसमें है, तो आपको क्या लगता है कि सर ये जो चुनाव है वो मंडल के बाद अब जातिगत जनगणना के साथ दोबारा एक नया राजनीतिक मोड़ लेगा या नहीं लेगा? सर, जातिगत जनगणना तो जब उसके रिजल्ट आएंगे, जनगणना तो शुरू हो चुकी है, कुछ दिनों में आ जाएंगे। पर मुझे लगता है कि जो सर ने बताया बहुत अच्छे से समअप किया, चूँकि सर बिहार से आते हैं, ज़्यादा बेहतर समझते भी होंगे। बहुत से पॉलिटिकल डिबेट्स और बहुत से नारे वगैरह को मैं भी देख रहा था। तो सर, मुझे तो जो समीकरण लग रहे हैं, और
एक जो बात आपने कही ना, जैसे कि जो नई पार्टी या नई रिजीम आ रही, क्या वो सरकार में आ पाएगी? अगर वो प्रोग्रेसिव स्टेट होता है, जैसे हम दिल्ली को मान सकते हैं कि थोड़ा सा कई स्तरों पे थोड़ा प्रोग्रेसिव है, तो शायद वहाँ पे बदलाव आ सकता था। दिल्ली में आया भी था जब आम आदमी पार्टी आई थी। पर जहाँ पे रिजिड लोग, कास्ट रिजिड और बाकी चीज़ों को लेकर लोग बहुत रिजिड हो जाते हैं सर, वहाँ पे बहुत बदलाव संभव नहीं होता। तो मुझे पूरी तरीके से क्लियर है कि पुनः कास्ट और इन सब, ये कास्ट को सर समाज से निकाल पाना बहुत मुश्किल है अभी, खासकर बिहार जैसे जगहों पे, जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट इस बात पे है कि मतलब अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाके देखें, मैं तो यूपी से आता हूँ, तो यूपी कोई बहुत दूर की बात नहीं, यूपी में भी बात यही है कि अल्टीमेटली जो पहली प्रेफरेंस होती है वो कास्ट होती है, पहले धर्म फिर कास्ट, फिर अब मैं पास के कास्ट वाले हूँ, फिर उस पर वोटिंग हो जाती है। तो मुझे लगता है सर कोई बड़ा बदलाव आएगा। सर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे इस पर। बदलाव की बात आप करेंगे ना, जब देखिए असली जड़ कहाँ है, ये बदलाव लाएगा कौन? असली बात तो ये है, ये बदलाव हमेशा युवाओं के कंधे पर है कि युवा ले आएंगे, क्योंकि सवाल युवा पूछेंगे। उनको जो सहूलियतें, भाई वो केरल के युवा से अगर अपनी तुलना करेंगे, दिल्ली महाराष्ट्र के युवाओं से अपनी तुलना करेंगे, तो ऑब्वियसली कमतर पाएंगे खुद को, अपने यहाँ के डेवलपमेंट को कमतर पाएंगे, और उन्हीं की डिमांड होती है। आपने जेपी मूवमेंट की बात की, तो वो भी बिहार ही था। जो लाखों की तादाद में जेपी को सुनने के लिए आंधी तूफान में गांधी मैदान में लोग डटे रहे। 5 लाख से ऊपर कहा जाता है कि भीड़ उतने आंधी तूफान में भी खड़ी रही जेपी को सुनने के लिए। ये बदलाव की बयार ऐसा नहीं कि बिहार में कभी आ नहीं सकता, लेकिन ये ले कौन आएगा? युवा। और एक माइंडसेट है बिहार में कि पढ़ना लिखना बिहार में है, उसके बाद बाहर जाना है। उसके गुनहगार हम सारे लोग हैं, गुनहगार भी कह लीजिए और मजबूरी भी कह लीजिए, क्योंकि बिहार में कोई, अगर आज मुझे मौका मिले कि बिहार में ऐसी व्यवस्था है, इतना रोज़गार है कि जाकर वहाँ रहा जा सकता है, कोई भी अपने घर से 1000-1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर रहना क्यों चाहेगा? सही बात है। तो ये माइंडसेट बना हुआ है कि भाई पढ़ना लिखना है यहाँ पर, और शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद कॉलेज करने चले जाना है बाहर, कमाई भी वहीं करनी है, वहीं पर सेटल होना है। मजबूरी की बात है। अगर अपना घर जहाँ रहना हो उसको साफ करना सबको आता है, तो जहाँ रहना नहीं है, अगर ये माइंडसेट है कि हमें रहना ही नहीं है, तो उसको साफ करने की ज़रूरत भी लोगों को नहीं समझ में आती है। ये डिमांड जब उठने लगेंगे, जब विकास के मुद्दे पर डिमांड उठेंगे, जब रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा, बेरोज़गारी का मुद्दा सबसे अहम हो जाएगा, तो बदलाव आएगा। लेकिन इस इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं आप, मैंने कहा ना कि एक चिंगारी अगर है तो आने वाले हो सकता है 5-10 साल में दिखे कि वो चिंगारी आग बन जाए, लेकिन जब तक बिहार के भीतर से ये डिमांड नहीं उठती, तब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना कैरेक्टर नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि उनको अल्टीमेटली जीतना है। और बिहार का युवा वैसे भी मुंबई में है, नोएडा में है, गाज़ियाबाद में, बेंगलुरु में, तमिलनाडु में बैठा हुआ है। बिहार में बिहार का वह रह ही नहीं गया है। पूरे जो पुराने लोग हैं वो उसी सोच से संक्रमित अभी भी। नहीं सर, मैं जो देखता हूँ, मतलब अगर मैं अपने हिसाब से बिहार को देखूँ, मैं बिहार को बहुत गया भी नहीं हूँ बिहार में ज़्यादा, लेकिन सर मैं अगर बिहार को देखूँ तो बिहार का पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हमेशा से बहुत बेहतरीन था। मतलब अगर हम 2014 के इलेक्शन की बात देखें तो उसके बाद बिहार ने उस वेव को भी नकार दिया था जो वेव पूरे देश में चल रही थी, और बिहारी लोगों के पॉलिटिकल डिसीजंस पे कभी डाउट नहीं करते हैं। मतलब वो बहुत अलग होता है सर। बाद में एनालिसिस करते हैं तो कई बार सस्टेनेबल भी लगा। लेकिन बिहार के, और ये वोटर्स युवा ही हैं, इसमें से मोस्ट ऑफ द युवा ही है। लेकिन जो पलायन की समस्या सर जो आपने अभी कही, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं उसी पर आगे आना भी चाह रहा था कि सर ये जो पलायन की समस्या है, ये क्या मतलब एक नीतिगत फेल्योर ही है, या कुछ ऐसा है जो इनका एक ऐतिहासिक कल्चर है? मतलब ऐसा क्यों है कि बिहार का युवा आज तक नहीं समझ पा रहा है कि उसको पलायन करना पड़ रहा है और वो वोट जाति पर दे रहा है? देखिए, नीतिगत से ज़्यादा व्यवस्था की खामियों से हुआ है ये उजागर। बिहार के युवाओं पर दोष इसलिए नहीं दे सकते कि बिहार का युवा, मैं ऐसे कई सारे युवाओं को जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग बाहर से लौट कर काम भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कंफर्टेबिलिटी सबको चाहिए जीवन में। अगर आपको ये डर हमेशा सताता रहे कि अगर आप बिजनेस खड़ा करेंगे और आप पर गोली चलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली आप किसको चुनेंगे? छूट जाएगा। आप किसी शांत जगह पर ही रहना चाहेंगे ना, जहां आपको ये सुरक्षा हो कि आपकी कमाई पर किसी की नज़र नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपए लेकर जा रहे हैं तो लूट नहीं लिए जाएंगे। मैं आज की बात सिर्फ नहीं कर रहा, आज भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये बात कही जा सकती है। ऐसा नहीं है कि क्लीन चिट दे देंगे आप एनडीए गवर्नमेंट को, लेकिन 90s के दशक को तो जंगल राज कहते थे।
जी। अब वैसी स्थिति में जब आपके पास कुछ करने के लिए बिहार में अपॉर्चुनिटी, आपका मन बहुत है करने का, आप उसको सर्व भी करना चाहते हैं। बिहार से हमारा लगाव कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम सर्व करना चाहते हैं, करें कैसे? वहाँ जो ऑब्स्टिकल्स हैं, तो ये ऐतिहासिक इसको नहीं कहा जा सकता, शुरू से होता रहा है, लेकिन मजबूरी में होता रहा है। बिहार में अगर अपॉर्चुनिटीज़ आप डेवलप कर दीजिएगा, देखिए बिहार के लोग, आपने कहा कि केरल, तमिलनाडु पूरे देश में फैले हुए हैं, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा तो माइग्रेशन दिल्ली में है, लेकिन विदेश में भी फैले हुए हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान में बिहारी कल्चर अलग से बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि ये लोग बड़े हार्ड लेबर वाले होते हैं और जापानियों से थोड़े बहुत इनके वाइब्स मिलते हैं। इतने हार्ड लेबर वाले जो बिना संसाधन के बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं, एक ही छवि प्रस्तुत की जाती है, लेकिन दूसरी छवि ये भी है कि बिहार से सिर्फ श्रमिकों का पलायन नहीं हो रहा है, बिहार से वो ब्रेन भी पलायन कर जा रहे हैं जो जाकर बाहर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, जो नौकरशाही में भी बहुत बड़े पदों पर हैं। नौकरशाही में एंट्री भी आपको पता है कि कितना कठिन है विदाउट रिसोर्सेज के, आज हम उसी की पढ़ाई करवा रहे हैं। और साथ में जो निजी कंपनियां हैं उसमें भी बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, यानी बिहार के पास ताकत बहुत ज़्यादा है। अब वो ताकत बिहार इस्तेमाल नहीं कर पाया तो पूरे व्यवस्था की खामी समझिए, एक व्यवस्थागत खामी ही इसको कहेंगे। सरकार के नीतिगत फैसले उसमें शामिल हो जाते हैं ऑलरेडी। जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो एक बड़े सेट की बात करते हैं और उसके भीतर सारी चीज़ें आ जाती हैं। और एक बदलाव की जो आप बात कह रहे हैं ना, आप युवाओं के सामने मजबूरी क्या है, आप जब पूरी व्यवस्था नहीं चेंज करेंगे, आपको 2 बॉल दिया गया है, एक वाइट एक ब्लैक, और कहा गया है कि इसमें से चुनिए, लेकिन आप खोज रहे हैं एक और येलो बॉल भी आपको चाहिए, लेकिन येलो बॉल का ऑप्शन ही नहीं है। आज बिहार में कैसे बदलाव हो जाएगा? मुझे सूरजभान सिंह और अनंत सिंह में से किसी को चुनना है, या तो नोटा दबाना है। नोटा दबाने का कोई फ़ायदा है क्या? कोई फ़ायदा नहीं। बाहुबलियों को खड़ा करने में इस बार जो ये नई पार्टी अपनी जन सुराज है, इसने विकास के मुद्दे को उठाया है, लेकिन एडीआर की अभी रिपोर्ट देखिएगा, अभी मैं पढ़ रहा था कल परसों में, करीब 44% उनके भी प्रत्याशी आपराधिक मुकदमों में हैं। और पूरे बिहार की बात करें तो 32% के करीब बता रहा है वो कि 32% के आसपास प्रत्याशियों पर मुकदमा है आपराधिक। और ये आपराधिक मुकदमा ऐसा नहीं है कि नेता होने की वजह से हो गया हो, इसमें से बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो रेप तक जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो हत्या तक जाते हैं। हत्या के प्रयास के सबसे ज़्यादा मामले हैं, 89 के आसपास तो हत्या के प्रयास के मामले हैं। अब इनमें से मुझे चुनना है, तो बताइए किसको वोट डालें? और क्या ऑप्शन है? ऑप्शन तब बनेगा जब बदलाव के बयार विकास के मुद्दे पर बहना शुरू हो और राजनीतिक पार्टी मजबूर हो जाएं कि अब तो मुझे एक ऐसा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ेगा जो बताएगा कि भाई हमको स्मार्ट सिटी कैसे बनाना है, बताएगा कि यहाँ यहाँ ये इंडस्ट्री खड़ी की जा रही है, की जा सकती है। और बिहार में बहुत पोटेंशियल है, नो डाउट, एक एक इलाके में बहुत पोटेंशियल, लोगों में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इस व्यवस्था को बदलने का जो समय का चक्र है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसको जितने तेज़ी से रन कराना चाहिए उतना तेज़ी से रन हुआ नहीं। जो आज एक्सपेक्टेड था, जब मैं 2005 में रिपोर्टिंग कर रहा था तो 2025 उस समय के लिए था कि उस समय तक सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आज भी वैसा कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ। उसमें सर शीर्ष भी तो नहीं बदलता है बिहार में, नहीं बदलता। व्यवस्था बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा। सही बात है सर। या फिर एक बड़ा आंदोलन जो अचानक से सब कुछ बदल दे। सर जैसे अपराध की भी आपने बात करी सर, अपराधी कल्चर जो बिहार का है, अभी जैसे अभी केस भी बहुत रहा मोकामा वाला न्यूज़ में, तो ये जो अगर हम अपराधी कल्चर के बारे में बात करें सर, तो बिहार में जो है वो जो माफिया है सर, और इसको हम पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस भी कह सकते हैं एक तरीके से, ब्यूरोक्रेट भी ऐड कर सकते हैं अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो, कि पूरा नेक्सस है सर। तो ये जो पूरा नेक्सस है, इसमें जो माफिया का रोल है सर, ये माफिया गरीबी से पैदा होता है या फिर ये सत्ता के कारण पलता पोसता है, आगे बढ़ता है, या हम कहें कि वहाँ का सिस्टम ही इतना कमज़ोर है कि वो कभी रिटेन नहीं कर पाता, कभी रोक नहीं पाता, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाता उन्हें, और ये माफिया कल्चर लोगों को इतना एडमायरेबल लगता है कि लोग उसको छोड़ नहीं पाते हैं। ये तीनों पॉइंट जो आप बता रहे हैं, तीनों कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदारी किसी को देंगे आप, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी देंगे कि राजनीतिक जो रोटियां सेकने के लिए अपराधियों को पैदा करना,
आप बिहार के पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखेंगे तो एक हमेशा से आपको दिखेगा कि जो बड़े नेता हैं, जो तथाकथित मसीहा टाइप के लोग हैं, उन सब लोगों ने अपना हाथ हमेशा साफ रखा है और उसके लिए बहुत सारे ऐसे दबंग लोगों को आश्रय दिया है जो उनके बिहाफ पर काम करें। जी। तो राजनीति से जो आश्रय मिला हुआ है ये सबसे बड़ा कारण है। अगर ये आश्रय बंद कीजिएगा तो ऑब्वियसली वो रूट कट जाएगा जहाँ तक पहुँचने को आप बड़ा एडमायरेबल समझते हैं। बिहार के युवा के सामने तो यही बड़ा प्राउड का सब्जेक्ट है कि फलां व्यक्ति पर तो 21 मुकदमे हैं। जी जी। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी उसी फील्ड से आया हूँ, उसी क्षेत्र से आया हूँ और मुझे बहुत अनुमान है कि इसका प्रभाव कितना गहरा होता है। उस आदमी का कद लगातार बढ़ता गया है दिमाग में। क्यों? क्योंकि उसको पॉलिटिकल आश्रय मिला हुआ है। वो जो चाहे करा सकता है। वो एक फ़ोन करता है, पूरा सिस्टम खड़का देता है एक बार। जी। उसने आईपीएस को फ़ोन कर दिया है और आईपीएस दबाव में है कि भाई ये तो बाहुबली का मामला है। ये जब हम देखेंगे, मैं एक 19 साल का 18 साल का लड़का हूँ, मैं किससे प्रभावित होऊंगा? अपने समाज में ही देख पा रहा हूँ और उसी से प्रभावित होऊंगा। तो राजनीति ने जो आश्रय दिया ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात आपने कहा गरीबी उसका दूसरा बड़ा कारण है जो फिर राजनीति से जुड़ जाता है। गरीबी है क्यों? आज तक बिहार जैसा राज्य जो रिसोर्सेज से इतना फुलफिल रहा है, हमेशा से भरपूर रहा है, वो गरीब क्यों है? इसलिए क्योंकि गरीब बना कर रखा गया है। आखिर सवाल है कि आप संपन्न हो जाएंगे तो आपका शोषण कैसे होगा? मैं कर ही नहीं पाऊंगा शोषण। तो सीधी सी बात है ना कि आपको तो बहुत स्ट्रैटेजिकली बना के रखा गया है कि तुम जब मजबूर होगे तब मेरे पास आओगे और तब मैं तुमको मदद करूंगा और तब तुमको समझ में आएगा कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। तो दूसरा गरीबी वाला पॉइंट भी जुड़ता है। गरीबी के दूसरी वजहें भी हैं। डेवलपमेंट नहीं हुआ, रिसोर्सेज नहीं आए, रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुआ, यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। नहीं तो इतने रिसोर्सेज पर तो देखिए कोई राज्य कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। ठीक है। और तीसरी जो बात आपने कही वो तो मैं फिर वही कहूँगा कि पूरी व्यवस्था जब चौपट होती है तो बहुत सुधार की ताकतें लगने के बाद भी कहीं कुछ सुधार नहीं हो पाता। डेंट लगना बड़ा आसान होता है। एक वाइट कार पर थोड़ा सा स्क्रैच लग जाए आपको दिख जाएगा। जब पूरी धूल से सनी हुई गाड़ी हो ना, स्क्रैच ही स्क्रैच हो, वहाँ कोई साफ जगह खोजना बड़ा मुश्किल है। तो जो साफ जगहें करने के मूड में लोग उतरते भी हैं वो एक समय के बाद हिम्मत हार देते हैं क्योंकि व्यवस्था साथ नहीं देती। और व्यवस्था के सामने तो बड़े बड़े लोग पंगु बन जाते हैं। एक समय के बाद बहुत इच्छा शक्ति चाहिए जो आप व्यवस्था से टकरा रहे हों, और तब जबकि आपको जान माल दोनों की क्षति का डर हो, तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो ये तीनों ही माफियाओं के बढ़ने के कारण है। इसमें सर एक क्वेश्चन मेरे मन में आया सर। मैंने ज़्यादातर लोगों से सुना भी कई बार, नेताओं के मुंह से बेसिकली, कि बिहार रिसोर्स रिच था हमेशा से बहुत ज़्यादा, लेकिन झारखंड के बंटवारे के बाद वो रिसोर्स रिच नहीं रह गया, बेसिकली वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट रह गया। तो जब आप ये कह रहे हैं कि वो बिहार बहुत रिसोर्स रिच है तो मतलब वो किस संदर्भ में आप कह रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। सबसे बड़ा रिसोर्स क्या होता है? ये बात मैं सहमत हूँ कि झारखंड जब अलग हुआ तो वहाँ असली रिसोर्स तो उसी के पास था, लेकिन रिसोर्स हमेशा जब आप बात करते हैं तो सबसे बड़ा रिसोर्स आप किसको मानते हैं? मैं मानता हूँ ह्यूमन रिसोर्स को। जी। बिहार ह्यूमन रिसोर्स के मामले में सबसे अव्वल रहा है। और जब मैं कह रहा हूँ कि बिहार के लोग जाकर अगर पूरी दुनिया में झंडा फहरा सकते हैं अपना, बिहार के लोग जाकर अमेरिका में अपना झंडा गाड़ सकते हैं, ठीक है, कहीं भी देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, बिहार के देश के अलग अलग राज्यों में देख लीजिए। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ बिहार को दिखाया जाता है बड़ी ऐसा बेचारा लाचार, ऐसा है नहीं। पूरी मीडिया इंडस्ट्री में देखिएगा जितने लोग अव्वल हैं बैठे हुए हैं उनमें से मैक्सिमम लोग आपको दिखेंगे वो कौन संपादक हैं? सब बिहार से हैं। रवीश कुमार कहाँ से हैं? बिहार से। सर वैसे फैक्ट्स भी यही बताते हैं कि जो स्टेट ह्यूमन रिसोर्स में सबसे अव्वल हैं उन्होंने सबसे बेहतर किया है। क्योंकि आप झारखंड की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, बहुत सारे यहाँ पे वो अयस्क वगैरह पाए जाते होंगे पर अभी भी बहुत पीछे ही हैं। बीमारू स्टेट में अभी भी गिने जाते हैं। अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्स भरा हुआ है। डिपेंड करता है ना कि आप देखिए, अगर ह्यूमन रिसोर्स बहुत स्ट्रांग है तो आप रिसोर्सेज परचेज भी कर लेंगे, असेंबल भी कर लेंगे, कंपनी भी खड़ी कर लेंगे, कारखाना भी बना लेंगे, सब ह्यूमन रिसोर्स के हाथ में है।
क्या ऐसे कंट्रीज या ऐसे स्टेट्स नहीं हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है लेकिन उन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सर डेवलप? इजराइल है, जब इजराइल बहुत बड़ा उदाहरण है इस समय। एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये सबसे बड़ी ताकत आपके हाथ में होते हुए भी अगर आप रोना रोएं तो फिर दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि झारखंड के जाने से नेचुरल रिसोर्सेज आपके सीमित हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन ये भी बात है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है और ह्यूमन रिसोर्स का अगर इस्तेमाल ठीक से होता बिहार में जी। आज के समय में वो संकट रहा नहीं ना। आप एक बात बताइए, बिहार में एक पानी का बोतल बिक रहा है। कल मैं एक हमारे सीनियर हैं उनके हाथ में देखता, वो बिहार के रिपोर्टिंग पर गए हैं, उन्होंने अपने फेसबुक लाइव वगैरह में कहीं लिखा कि भाई मैं एक जीरा पानी पी रहा हूँ, ये जालंधर का बना हुआ है, ये बिहार में क्यों नहीं बन सकता? तो बड़ा सवाल है, क्यों नहीं बन सकता? क्या इसके लिए आपको किसी नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत है? नहीं। जालंधर में जब बन सकता है और आकर बिहार में बिक सकता है तो बिहार में क्यों नहीं बन सकता? तो बिहार में उद्योग खड़ा करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। उतने उद्योग खड़े होने चाहिए और ऐसा माहौल चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा सख्त होना चाहिए कि आपको मुझे इस बात की तसल्ली रहे कि भाई हम एक छोटा कारोबार करके ही लोग बड़ा कारोबार बना लेते हैं, या कोई बड़ा सेटअप भी करना चाहता है, वो डरा हुआ है कि पता नहीं फिरौती की रकम न मांगी जाए। सही बात है। या ये उसके दिमाग में परसेप्शन है कि बिहार के लोग तो मतलब कुछ भी कर देते हैं, गोली ही चला देते हैं। अब ये पूरा परसेप्शन तो यही बना हुआ है। सर क्या आपको लगता है कि सर शराबबंदी पे रोक हट जाएगी तो ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा बेहतर काम कर पाएगा? शराबबंदी तो एक बड़ा टॉपिक है। अगर शराबबंदी के लिए अगर आप कहेंगे अच्छा स्टेप होते हुए भी, देखिए शराबबंदी जब हुई थी तो बड़ी तारीफ हुई है भी सर, हाँ बिल्कुल है, नो डाउट, शराबबंदी बहुत अच्छा स्टेप है। नहीं, लेकिन तब जब उसका रिजल्ट है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि शराबबंदी है, रियल में है? नहीं है, नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, एंड रिजल्ट नहीं है जी। दूसरी बात है कि शराबबंदी से आप हासिल क्या करना चाहते थे, वो हासिल कर पाए कि नहीं? जब शराबबंदी हुई शुरू में तो उसके पहले अति हो गया था, ये भी बात है, वो भी सरकार ही थी, ठीक है, और कोई और सरकार नहीं थी। हर 10 कदम पर, हर 20 कदम पर पता चले 50 मीटर पर एक शराब की दुकान मिल जाएगी, ये भी राज्य के ही हाथ में था। मतलब सर दो चीज़ों के लिए कहा जा सकता है कि वेज बिरयानी एंड शराबबंदी मिथ है भारत में। तो शराबबंदी से शुरू में काफ़ी तारीफ हुई, और ख़ास करके जो तारीफ हुई वो मैं भी मानता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत कंट्रोल हो गया। ये बात सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जाकर बिहार के जब दूर दराज इलाकों में महिलाओं से बात करेंगे, सबसे ज़्यादा खुश महिलाएं थीं, और महिलाएं नीतीश कुमार जेडीयू को जो वोट बैंक है उसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं। उसका रीज़न यही है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ सरकार ने किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया, 20 साल हो गए सरकार को, गति कम है, जितना ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे सुधार भी हुए, रोड, लोग यही पत्रकार जा रहे हैं तो रोड से लाइव कर रहे हैं कि बड़ी शानदार रोड है, ठीक है, लेकिन वो गति जितनी मेंटेन होनी चाहिए थी, 20 साल बहुत बड़ा समय होता है, और 20 साल में तो पूरा का पूरा सीन बदल जाना चाहिए था। तो शुरू में शराबबंदी ने बड़ा फायदा दिया, 20 साल में बाद में शराबबंदी लोग बताते हैं कि फ़ोन करने पर ही आ जाता है। हाँ, मतलब सर 20 साल में गोरखपुर ऐसा आरोप है। गोरखपुर स्पेन बन गया 20 साल। चलिए सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। बेसिकली क्वेश्चन मीडिया को लेकर के है, क्योंकि आप मीडिया की बात भी कर रहे थे। मीडिया को छोड़ेंगे कैसे? सर मीडिया के नज़रिए से, मीडिया जो दिल्ली का है, बॉम्बे का है, वो बेसिकली हमेशा बिहार को एक पर्टिकुलर रूप से ही पोर्ट्रे करता है। वो हमेशा उसको क्राइम और कास्ट के सिंबल पे ही दिखाता है, हमेशा बिहार को उसी छवि से दिखाया जाता है। इसमें सच कितना है और प्रोपोगेंडा कितना है? और इसके साथ साथ सर ये भी मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि वो मीडिया का क्या सेंस है इसमें, ये भी मैं जानना चाहूँगा सर। मीडिया का सेंस ही अपने आप में अजीब सी बात है, जब आप मीडिया का के साथ सेंस लगा दे रहे हैं तो। लेकिन अभी तो ये स्थिति है कि देखिए, सिर्फ मीडिया की बात नहीं है। आपने एक सीरियल बनाया, ठीक है, आपने एक मूवी बनाई, आपने हर एक मूवी में बिहार को, जो बिहार की छवि दिखाई, बिल्कुल वो दिखाई दबंग, बाहुबली, गोली चलाने वाला। बेगूसराय एक सीरीज़ बना, हाँ बिल्कुल सर, लोग बेगूसराय से डरने लगे। बेगूसराय ऐसा है नहीं,
सर गंगा जल मूवी बनी थी, बहुत उसका असर पड़ा। हाँ, गंगा जल मूवी बनी। अब बिहार का मतलब हो गया कि मतलब बच्चा यादव। भाई बिहार रामधारी सिंह दिनकर के लिए भी जाना जाता है, बिहार फणीश्वर नाथ रेणु के लिए भी जाना जाता है। बिहार किसके लिए नहीं जाना जाता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर जी बिल्कुल सर, और आज तक देख लीजिए, बिहार बहुत सारे लोगों के लिए जाना जाता है ना। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए जाना जाता है, कुंवर सिंह के लिए जाना जाता है, और आज भी देखिएगा अगर कंटेम्प्रेरी तो बिहार के बहुत सारे लोग, फोर्ब्स इंडिया ने अपनी लिस्ट निकाली थी, उसमें बिहार के बहुत सारे लोग थे। उन लोगों का नाम नहीं आता, वो केस स्टडी नहीं बनते। तो बिहार दो ही वजहों से परसेप्शन गढ़ा गया जी। कुछ उसके जिम्मेदार शायद अपने चुटीले अंदाज में लालू जी भी थे, लेकिन उनका दोष तो है नहीं। ये तो भाई उनका अपना अंदाज था, लेकिन दुनिया जानती है कि लालू प्रसाद यादव बहुत प्रभावशाली नेता हैं और अपने समय के दिग्गज रहे हैं। खास करके ये पूरा जो पिछड़ा वर्ग, जब ये पूरा मंडल का आंदोलन हुआ, मंडल का जब की रिपोर्ट जब लागू हुई, उस समय सबसे ज़्यादा फायदा लालू प्रसाद यादव को ही हुआ और उधर मुलायम सिंह यादव को हुआ। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने जो अपनी छवि बनाई वो बिहार के भीतर तो बनी कि गरीबों के मसीहा हैं। बिल्कुल। और सच बात है कि पिछड़ी जो वो थे वर्ग था, उसको आवाज़ देने का काम उन्होंने किया। अब उनमें वो आत्मविश्वास भरा। ये अलग बात है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर ज़्यादा काम नहीं किया और वहाँ हाथ से चीज़ें फिसल गईं जी। लेकिन परसेप्शन फिल्मों में, टीवी में, मीडिया में क्या बना? बस दो ही, या तो मजाक, कोई बोलता है बिहारी। साउथ के मूवीज देखेंगे, उसमें जब डबिंग होती है जी। तो कोई बिहारी कैरेक्टर ऐसा बेहुदा टाइप से बोलता है। सही बात है। बिहार का कोई व्यक्ति बता देगा कि भाई क्या नाटक है। क्या बिहार के लोग ऐसे बोलते हैं? क्या बिहार के लोग हमेशा पान मुंह में रख के चलते हैं? क्या बिहार के लोग हमेशा गोली बंदूकी करते रहते हैं? तो बिहार की बाकी तस्वीर क्यों नहीं दिखाई जाती? बिहार के साहित्य, बिहार रंगकर्म, मैं अपने शहर की बात बता रहा हूँ, आरा रंगमंच का गढ़ रहा है, बड़े बड़े साहित्यकारों का गढ़ रहा है। मेरे पिताजी खुद बड़े साहित्यकार थे, बड़े पत्रकारों का गढ़ रहा है, बुद्धिजीवियों का गढ़ रहा है। जेपी मूवमेंट से सारे लोग जो उस समय के एक्टिविस्ट थे वो कहाँ गए हैं? सब बिहार में ही हैं और आज भी हैं। आज भी ऐसा नहीं कि बिहार छोड़कर भाग गए हों। उनके नाटकों का मंचन हो रहा है विदेशों तक, उनके नाटकों का मंचन हो रहा है केरल से लेकर दिल्ली तक। अभी दिल्ली ने जो अपना नाट्य उत्सव किया, उसमें मेरे पिताजी के ही नाटक का मंचन हुआ था। ये तस्वीरें कहाँ गई? तो रीज़न ये है कि बहुत संकीर्ण तरीके से बिहार को पोर्ट्रे किया गया और उसका रीज़न है फिल्म इंडस्ट्री से लेकर टीवी इंडस्ट्री से लेकर मीडिया तक। मीडिया सबसे अंत की कड़ी है। अब मुझे जो उम्मीद है वो तो अब सोशल मीडिया से है कि शायद सोशल मीडिया इस तस्वीर को चेंज करने में कारगर होगी। और मज़ेदार बात जानते हैं आप, जैसी छवि दिखाई जा रही है, दुनिया उस हिसाब से बिहारियों के साथ रिश्ता नहीं रखती। हाँ सर, बिहार के लोगों को बहुत गंभीर तरीके से लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद बिहारी हूँ, मुझे ऐसा नहीं झेलना पड़ा कि अरे तो बिहारी है यार, ठीक है, और ना मेरे आसपास के किसी बिहारी मित्र को झेलना पड़ा है। बस ये छवि बनाने की या तो टीआरपी की रेस कह लीजिए, कोशिश भी नहीं कहूँगा मैं जी, ये तो बचकाना और फालतू तरीके की एक बात है कि इन्होंने हमेशा ही मजाक का पात्र बनाया। और बिहार के भीतर से भी कुछ कमियां तो हैं, क्लीन चिट तो नहीं दे सकते। जैसे बिहार में भोजपुरी की फिल्म इंडस्ट्री जो है, सही बात है, उसने इसमें बड़ा रोल निभाया है। फूहड़पंथी बिहार की भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में है जी, जो बिहार में कई सारी बोली, भाई मगही भी है, मैथिल भी है, बहुत सारी है ना, लेकिन भोजपुरी रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से बिहार की फिल्म इंडस्ट्री को। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो सकती है, इतने अच्छे स्टोरीज लिखे जा सकते हैं, इतने अच्छे से मूवी बनाई जा सकती है, बिना फूहड़ दृश्य दिखाए भी मूवीज हिट हैं। बिहार का आदमी बैठकर साउथ की मूवी देख रहा है, मलयालम थ्रिलर देख रहा है, आप क्यों नहीं बना पा रहे? सही बात है। बिहार के साहित्य की कहीं बात नहीं हो रही है, वही फूहड़ गाने चल रहे हैं और वही जब कोई चरित्र आता है तो या तो गोली चला रहा है। सब लोग गोली नहीं चला रहे हैं भाई। एक मैंने दृश्य बताया था
कि रवीश कुमार गए थे आरा, जैन कॉलेज है आरा में, वहाँ पर प्रांगण में बैठकर सैकड़ों की तादाद में बच्चे बैठकर और एसएससी की तैयारी कर रहे थे। ये तस्वीर कहाँ है? ये तो कुछ लोगों ने दिखाया। बिहार का शिक्षक जिसको सरकार ने बहाल किया है, वो शिक्षक अंग्रेजी में जनवरी नहीं लिख पा रहा है और वहाँ का बच्चा टॉप करके और जाकर IITian बन रहा है और IAS बन रहा है। ये तस्वीर कहाँ गई? तो ये तस्वीर भी दिखानी चाहिए थी। तो पॉजिटिव तरीके से उसको कभी पेश नहीं किया गया। इसमें सब जिम्मेदार हैं बिहार के अंदर से, जैसा कि मैंने कहा इंडस्ट्री भी जिम्मेदार है, और ये बाहरी जो तामझाम है जिसमें मूवी इंडस्ट्री से लेकर टीवी इंडस्ट्री से लेकर और मीडिया भी जिम्मेदार है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो सर एक बहुत लाइटर क्वेश्चन अब आपसे पूछते हैं, बहुत आपने डीप एनालिसिस किया मीडिया के रोल का। ये जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है जो इनएविटेबल है पिछले 20 सालों से, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव के बाद कुछ बदलेगा कि सेम पैटर्न चलता रहेगा? मैं देखिए ये तो थोड़ा चुनावी डिबेट टाइप का हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप मुझे लगता है कि बदल जाना चाहिए था जी पहले ही। नहीं सर, उसकी कोशिश की गई थी लेकिन हो नहीं पाया। देखिए अभी जो दिख रहा है वो बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि बीजेपी जेडीयू का जो गठजोड़ है ना, वो एक दूसरे का बड़ा पूरक है। बीजेपी के साथ अगड़ी जातियाँ हैं, जेडीयू के साथ अति पिछड़ा पूरा समुदाय है। लेकिन जो संकेत दिख रहे हैं वो बहुत साफ दिख रहे हैं कि ये गठबंधन नीतीश कुमार को अपना नेता सिर्फ चुनाव के लिए मान रहा है जी। और मज़ेदार बात है कि बीजेपी के भीतर से नहीं, जेडीयू के भीतर से भी ऐसे ही संकेत आ रहे हैं कि नीतीश कुमार चेहरा है। अगर ये चुनाव जीतता है, जिसकी संभावना लोग बता रहे हैं कि हो सकता है, हालांकि कई लोग बता रहे हैं कांटे की टक्कर है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कौन जीतता है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट तो नहीं कहेंगे तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहेंगे। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो हैं, उनकी सच बात है कि उनकी उम्र, उनकी सेहत इस बात में साथ नहीं दे रही जी। कि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट बने रहें। लेकिन बिहार की राजनीति में एक दिक्कत है कि कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। आप पूरे बिहार की राजनीति में देखेंगे, आपके पास बड़े चेहरों का विकल्प नहीं दिखेगा। उस कंडीशन में नीतीश कुमार ही एकमात्र बचते हैं जो बड़े चेहरे के तौर पर हैं, जो एक समय पीएम के कैंडिडेट के लिए भी कहा जाता था कि वो दावा रखते हैं, और वो उतने प्रभावशाली थे भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन संकेत यही है कि ये बदलाव होने वाला है, तो सत्ता आएगी। बहुत बड़ी बात नहीं है, कि ताजुब की बात नहीं है कि हो सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाए। और सर एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते सर, कि हमारे जो यूपीएससी के छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो इस प्रकार की चुनावी गतिविधियों से, चुनाव सुधारों से और उसके साथ साथ राजनीति और अपराध के इस गठबंधन से, इनमें से कौन सी चीज़ों को अपनी तैयारी में आगे गहराई से पढ़ें और समझें जिससे उनका फ़ायदा हो? देखिए, यूपीएससी के विद्यार्थी को एक ओवरऑल सिनेरियो तो पता होना चाहिए। जैसे यूपीएससी में क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं है कि इस तरह के नहीं पूछे जाते, कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको एक ओवरऑल सिनेरियो पता होना चाहिए। दूसरा, अगर आप बिहार से हैं तो अल्टीमेटली आपसे इंटरव्यू में तो पूछा ही जाएगा इस पूरे नेक्सस के बारे में, या फिर इस पूरे मेस के बारे में, या फिर बिहार की गौरवशाली परंपरा के बारे में, या फिर बिहार के कुछ पॉजिटिव्स के बारे में। जब भी हम यूपीएससी के विद्यार्थियों को जब कुछ लिखना होता है तो उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन ही करना होता है, और आलोचना में दोनों चीज़ें आती हैं, विपक्ष और पक्ष। तो हमेशा ध्यान रखिए कि यूपीएससी के विद्यार्थियों को ये चाहिए कि बिहार के बारे में उसके पॉजिटिव्स को भी ध्यान में रखें, उसको पकड़ कर रखें। किसी एक डिबेट में तो एक आयामी हो जाता है, एक डायमेंशन पकड़ कर बात होती है, और उतना बड़ा कोई संभव भी नहीं है कि हम 2 घंटे बात करें। लेकिन जब किसी विद्यार्थी को पढ़ना होगा तो दोनों ही पक्षों को देखना होगा, उसके कारणों को देखना होगा और उसको ठीक से लिखना होगा। मैं अंत करने के पहले आपको एक मज़ेदार वाक़या बताता हूँ। मैं कल कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, एक किताब है इंडिया आफ्टर नेहरू। जी जी जी, शायद आपने पढ़ी भी होगी, बहुत अच्छी किताब है। उसमें एक जगह जिक्र है कि 1957 में एक अनाम व्यक्ति ने एक आर्टिकल लिखा कि नेहरू के बाद क्या। वो अनाम व्यक्ति, उसमें कहा गया है कि पता नहीं है कि कौन है, कि कोई विदेशी व्यक्ति है, विद्वान है, या फिर संकेत दिया गया है कि कोई नौकरशाह है। उस व्यक्ति ने 1957 में लिखा नेहरू के बाद क्या,
नेहरू के बाद देश किस दिशा में जाएगा, और उसमें उसने एक बड़ा अच्छा सा प्रेडिक्शन करके कोट एंड कोट लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि जब एक पार्टी कांग्रेस का प्रभुत्व जब तक रहेगा तब तक तो सब कुछ ठीक रहेगा, तब तक कहीं कोई स्ट्रगल नहीं होने वाला है। जब कांग्रेस के प्रभुत्व, क्षत्रिय पार्टियां जब उभरना शुरू करेंगी और ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कांग्रेस उस रास्ते पर चलेगी कि देश, अगर कांग्रेस को नहीं चुना तो देश का बाल्कनाइजेशन, खंड खंड हो जाएगा, बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। दक्षिणपंथी पार्टियां इसमें रहेंगी कि पाकिस्तान अटैक कर देगा, भाई पाकिस्तान खा जाएगा हमें अगर हिंदू एक मत नहीं हुए। वो इतना अच्छा प्रेडिक्शन है 1957 का जी। उसको पढ़ के मुझे लगा इसको कहते हैं पॉलिटिकल पंडित। 1957 में एक व्यक्ति ने अपने आर्टिकल में लिखा कि ये सारे भय दिखाकर बाद में ये सब साबित हुआ अल्टीमेटली कि कांग्रेस यही भय दिखाती है, ये कांग्रेस ले आओगे तभी देश की एकता बची रहेगी, नहीं तो देश खंड खंड हो जाएगा। और बीजेपी यही कहती है कि भाई देश ही की सुरक्षा खतरे में है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यही है कि आज वैसे ही किसी दूरदर्शिता की ज़रूरत है जिसमें देख पाएँ कि अगर आज बिहार ने विकास की राह नहीं पकड़ी तो आगे बहुत मुश्किल होने वाला है। जब मैं सर आपको सुन रहा था तो जब सर ने प्रश्न किया था कि पूरी मीडिया ने एक रूप पोर्ट्रे किया है, तो एक बात तो भारत के साथ है भी कि भारत में लोगों की आदत है जज करने की, और भारत में हर क्षेत्र को, हर प्रदेश को और हर लगभग जो क्या कहते हैं धर्म है, सबको किसी न किसी में पोर्ट्रेट कर दिया। उनको लगता है यहाँ के लोग ऐसे ही होंगे, पंजाब के दारू ही पीते होंगे और बिहार के अशिक्षित ही होंगे, यूपी के गुंडागर्दी करते होंगे। तो ये तो भारत का शगल भी है। लेकिन सर वो प्रदेश जो गया जैसे क्षेत्र को धारण करता है, जहाँ पे मगध था, जहाँ पे नालंदा था, वहाँ पे अगर रिमोट से लहंगे उठाने की बात होगी तो लोग जज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कहीं ना कहीं जो बिहार और बिहार के युवा हैं उनको समझना होगा कि ये वो जगह है जहाँ पे हम जब बात करते हैं फणीश्वरनाथ रेणु की, रामधारी सिंह दिनकर की, सर के पिताजी हैं आदरणीय स्वर्गीय रामेश्वर उपाध्याय जी, बड़े साहित्यकार हुए। हम जब गीतों की बात करते हैं तो शारदा सिन्हा जी, कुछ दिनों पहले उनका निधन हुआ, भरत शर्मा व्यास, बड़े शानदार लोग हुए जिन्होंने अच्छे अच्छे गाने भी लिखे गाए। और फिर जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जीरादेई से आते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, तो एक बड़ा विशाल इतिहास रखता है। ऐसे इतिहास रखने वाले बिहार को जज क्यों ना किया जाए कि आज भी युवा जो है वो नशे के पीछे जा रहा है और विकास को बिल्कुल तरजीह नहीं दे रहा है। चूँकि मैं खुद विकास हूँ तो इस बारे में ज़्यादा निजी तौर पे कह सकता हूँ। खैर, जोक सपाट, हमने कोशिश की कि बिहार से जुड़े उन विषयों पे बात की जाए जो थोड़े ज्वलंत भी हैं और बिहार की राजनीति से जुड़ते भी हैं, और वो युवा जो कहीं पे भी बैठ के हमको देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वो कैसे से रिलेट कर सके, इस पे हमने कोशिश की। चुनाव हो रहे हैं, रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे और संभावना ये है कि जो विकास अभी भी कुछ कम रह गया है वो वापस बिहार में आए और बिहार आगे और प्रगति के पथ पे बढ़े। तो आपको ये संवाद कैसा लगा? पहली बात तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अमृत उपाध्याय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से संचालन किया, और आप सभी का भी धन्यवाद यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।